हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आंचल और आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। तो नाउन और प्रोनाउन को देखने के बाद हम आते हैं एडजेक्टिव वर्ड पे। और अगर कहा जाए कि एडजेक्टिव क्या है तो ये एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, या फिर कह ले कि वो उनकी मीनिंग में कुछ ऐड करता है। जैसे कि आप इस इमेज को देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक लड़की हंस रही है, शी इज हैप्पी, तो ये हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। दूसरी इमेज को अगर आप देखें तो यहाँ पर एक लड़की रो रही है, तो ये क्या है? सैड है। और तीसरी इमेज को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये डिफाइन कर रहा है कि ये इंसान जो इसमें दिख रहा है एनिमेटेड है, तो ये क्या है? ये एंग्री है। तो ऑल टुगेदर जब भी आप किसी पर्सन की, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफाइन करते हो कि वो क्या है या कैसा है, तो उसी को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि हम बोले ही इज अ गुड बॉय, तो इस स्टेटमेंट में बॉय क्या है? नाउन, और वो कैसा है? गुड, तो ये गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। सिमिलरली अगर हम बोले ही इज बैड एट इंग्लिश, तो मतलब क्या हुआ? वो इंग्लिश में कैसा है? बैड है, तो बैड क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो जब भी आप वर्ड्स को यूज करते हो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या किसी भी चीज की क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए, उन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो सिंपली क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज और एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करता है, उनकी मीनिंग को एनहांस करता है, या फिर उन्हीं के बारे में कोई क्वालिटी डिफाइन करता है। तो चलिए अब देखते हैं सम कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स, उसके बाद हम चलेंगे इन्हीं के कुछ रूल्स पर और फॉलो करेंगे उसको कुछ एक्सरसाइजेस के साथ। अब देखिए, मीनिंग और इसके टाइप समझने के बाद अब हम आए हैं एडजेक्टिव्स के ऐसे पार्ट पे जहाँ पे हम कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे हमें कौन से एडजेक्टिव को यूज करना है, तो आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और सबसे पहला एडजेक्टिव जो हमारा होगा वो है फार्दर और फर्दर। क्या डिफरेंस होता है फार्दर और फर्दर में? अगर हम फार्दर की बात करें तो ये वर्ड कहां से आया है? फार से। और फार क्या डिफाइन करता है? ग्रेटर डिस्टेंस, जिसका मतलब क्या हो गया? जब आप ज्यादा दूरी की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं इस शब्द को, जिसे हम कहते हैं फार्दर। और वहीं पे अगर हम फर्दर की बात करें तो फर्दर का मतलब हो गया जो चीज आपके पास ऑलरेडी है, अगर उससे ज्यादा कुछ आपको चाहिए तो हम फर्दर का यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं इन एडिशन टू। मतलब जितना भी आपके पास है उसके एडिशन में, जैसे हम मोरोवर का यूज करते हैं, कुछ फैक्ट मेंशन है और उसके आगे भी आपको कुछ ऐड करना है तब हम मोरोवर का यूज करते हैं, वैसे ही हम फर्दर का भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां लिखे माई हाउस इज एट द डैश एंड फ्रॉम दिस प्लेस, मेरा घर इस जगह से दूसरी दूरी पर है या दूर की दूरी पर है, तो क्या लिखेंगे? माई हाउस इज एट द फर्दर या फार्दर? दूरी की बात कौन करता है? फार्दर। तो हम क्या लिखेंगे? माई हाउस इज एट द फार्दर एंड फ्रॉम दिस प्लेस। इसी तरह से अगर हमें लिखना है प्लीज प्रोवाइड डैश इंफॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक, तो मतलब हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो तो है, लेकिन फर्दर इंफॉर्मेशन मतलब जितना आप बता चुके हैं वो तो सफिशिएंट है, लेकिन अगर हमें बोलना है प्लीज प्रोवाइड फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक, तो इसका मतलब हो गया इस टॉपिक के बारे में और भी चीजें बताइए। तो जब आपको वो चीज ऐड करनी होती है तब फर्दर का यूज करेंगे, जब आपको ज्यादा दूरी का बात बताना होता है तो आप फार्दर का यूज करेंगे। दूसरे पॉइंट पे आए तो दूसरे पॉइंट में डिस्कशन होगा सम और एनी का। कहां पे हम सम को यूज करते हैं और कहां पे हम एनी को यूज करते हैं। सपोज करिए हमें आपको घर पे इनवाइट किया, आना मत कोई, लेकिन फिर भी अगर आपको इनवाइट किया, आप आए, तो हमने आपको कितना ग्लास पानी दिया? सिर्फ इतना। अब कुछ तो लोग होंगे जो इसकी पॉजिटिविटी को देखेंगे कि ये पॉजिटिव है, कुछ तो दिया है एटलीस्ट, तो जो पॉजिटिव देखेगा वो कहां लिखेगा? सम के पॉइंट में, जहां पे हम पॉजिटिव सेंस की बात करते हैं। लेकिन जो नेगेटिव देखेगा कि इस ग्लास में बिल्कुल भी पानी नहीं है या ना के बराबर पानी है, तो कौन यूज करेगा? एनी का, जहां पे हम नेगेटिव सेंस का यूज करते हैं। अगर एग्जाम्पल ले तो हम बोले इस ग्लास में थोड़ा सा पानी है, तो क्या बोलेंगे? देयर इज
सम वाटर इन द ग्लास, मतलब ग्लास में थोड़ा सा पानी है। और अगर यहीं पे नेगेटिव की बात करें, बिल्कुल ना के बराबर है, तो क्या लिखेंगे? देयर इज नॉट एनी वाटर इन द ग्लास। सिमिलरली अगर हमें यह नहीं पता होता कि कितनी क्वांटिटी है या कितना नंबर है, जैसे कि यहां पे आपको पता है कितना पानी है, नहीं पता, तो जब क्वांटिटी या फिर नंबर अननोन होता है, इज अनसर्टेन, जब आपको क्वांटिटी और नंबर के बारे में नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी है या कितना मात्रा में पानी है या फिर कोई भी चीज है, तब आप यूज करते हो सम का। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपने वाटर के साथ सम यूज क्यों किया? क्योंकि आपको नहीं पता था कितना पानी है। इसी तरह से अगर हम बोले कि आज कुछ बच्चे एब्सेंट हैं, तो कितने एब्सेंट है ये तो नहीं पता ना, तो हम क्या लिख देंगे? सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। तो यहां क्या हुआ? हमें नंबर नहीं पता था कि कितने हैं, इसलिए हमने किसका यूज किया? सम का यूज किया। अगर कोई ऐसा सेंटेंस आता है जो कोई क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो उनमें किसका यूज होएगा? सम का यूज होगा या एनी का? वहां पे हम यूज करेंगे एनी का। जैसे कि हमें पूछना है कि क्या इस क्लास में कोई ग्रेजुएट है, तो क्या लिखेंगे? इज देयर एनी ग्रेजुएट इन दिस क्लास? इज देयर एनी ग्रेजुएट इन दिस क्लास। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? आपने क्वेश्चन पूछा, क्या कोई ऐसा बंदा है जो ग्रेजुएट है यहाँ पे, तो हमने एनी का यूज किया। क्यों? क्योंकि हमने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस लिखा है। लेकिन यहीं पे अगर दो ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस हैं जो सम को यूज करते हैं, और ये कौन से हैं? सबसे पहला, क्वेश्चंस आस्क्ड फॉर रिक्वेस्ट। अगर क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन भी कैसा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब आप एक तरफ क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और रिक्वेस्ट भी कर रहे हो साथ साथ, तब हम किसका यूज करेंगे? तब हम सम का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले वुड यू लाइक टू हैव सम, अगर घर में कोई आता है मेहमान तो क्या बोलते हो? थोड़ी सी चाय ले लीजिए, थोड़ी कॉफी ले लीजिए। कुछ लेने के लिए पूछते हो तो क्या पूछते हो? क्वेश्चन करते हो और उसके साथ साथ रिक्वेस्ट करते हो कि चाय पी लीजिए। अगर आप मेरे घर आएंगे तो हम क्या बोलेंगे? वुड यू लाइक टू हैव सम पॉइजन, थोड़ा सा जहर लेना पसंद करेंगे? नहीं, ये इट्स जस्ट अ जोक। क्या बोलेंगे? कॉफी। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी। यहाँ पे ये रिक्वेस्ट भी हो गई और आपने यहीं पे क्वेश्चन भी पूछ लिया। अब दूसरी तरीके का क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चंस ऑफ नेगेटिव नेचर, पॉजिटिव मीनिंग। सेंटेंस जो लिखा होगा, क्वेश्चन जो लिखा होगा, उसका नेचर नेगेटिव होगा लेकिन मीनिंग तभी भी पॉजिटिव होगी। नेचर किसी सेंटेंस का नेगेटिव तब होता है जब हम नो, नॉट या नेवर का यूज करते हैं। तो नेचर नेगेटिव हो सकता है, मतलब सेंटेंस में आपको नो, नॉट, नेवर मिल सकता है, लेकिन फिर भी उसकी मीनिंग क्या होगी? पॉजिटिव होगी। मतलब जब आप उसकी मीनिंग निकालेंगे तो वो पॉजिटिव ही रिफ्लेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कांट यू स्पेयर सम टाइम फॉर आवर रिलेशनशिप। तो आपने ये क्वेश्चन पूछा, कांट यू स्पेयर सम टाइम फॉर आवर रिलेशनशिप। अगर ये क्वेश्चन हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है क्या तुम कुछ समय नहीं निकाल सकते हमारे रिलेशनशिप के लिए? सही बात है, अगर रिलेशनशिप के लिए समय नहीं निकालोगे तो कहाँ चलेगा, है ना? अब हम यहाँ पे नेचर को नेगेटिव क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे कांट का यूज किया है। कैन नॉट आ गया तो नॉट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है, लेकिन मीनिंग पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं लगाएंगे तो वो आगे सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मीनिंग अभी भी यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज किया? सम का यूज किया। ठीक, अब हम आते हैं एनी पे, जहां पे हम कहेंगे कि नेगेटिव सेंस का यूज होगा तो एनी होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे
तो एनी होगा। अगर हम हार्डली, बेयरली या स्केसली का यूज करते हैं और या फिर हम इफ का यूज करते हैं तो भी हम एनी का यूज करते हैं। आफ्टर हार्डली, बेयरली, स्केसली या फिर इफ, अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड सेंटेंस में आता है, जैसे हार्डली, बेयरली, स्केसली, और मतलब हम आपको बता दें मुश्किल से, मतलब अगर बिल्कुल कम की बात करोगे, वेरी लेस, नेगेटिव सेंस की बात करोगे, तो हम यूज करते हैं हार्डली, बेयरली, स्केसली का। और इफ कंडीशन में यूज होता है, तो तब जब भी हमारे पास हार्डली, बेयरली, स्केसली या इफ आता है तो हम एनी का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोले, किसी ने अगर यहाँ पे स्टेटमेंट देखा तो किसी एक ने ये भी बोल दिया, तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। देयर इज हार्डली एनी वाटर इन द ग्लास। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया जिसमें लिखा है हमने हार्डली, देयर इज हार्डली एनी वाटर इन द ग्लास, मतलब कि यहाँ पे मुश्किल से थोड़ा सा पानी है ना। तो बहुत नेगेटिव हो जाएंगे तो क्या यूज करेंगे, हार्डली, और हार्डली के साथ क्या यूज होगा, एनी का। इसी तरह से आपने जिसने भी ये स्टेटमेंट बोला देयर इज हार्डली एनी वाटर इन द ग्लास, वो स्टेटमेंट हमने सुन लिया, तो हम क्या बोलेंगे, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम गेट लॉस्ट। अगर इसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो गो टू हेल या गेट लॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पानी अभी भी ऐड नहीं किया है, बर्फ ऐड कर दी है, तो पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद हम क्या बोलेंगे, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम गेट लॉस्ट। अगर इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम है तो बाहर चले जाइए और बाहर जाके पानी पी लीजिए, ठीक है। एनीवे, सिस्टर जोक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हम अपने थर्ड रूल पे, और थर्ड रूल है ओल्डर और एल्डर से रिलेटेड। क्या कोई बता सकता है ओल्डर और एल्डर में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ हम ओल्डर को यूज करेंगे और कहाँ हम एल्डर को यूज करेंगे। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, राजीव इज ओल्डर टू मी, या फिर राजीव इज माई ओल्डर ब्रदर। क्या आप ऐसा स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों, देखिए, ओल्डर का यूज कभी भी फैमिली रिलेशंस में नहीं होता है। अगर आप ये मानते हो कि ब्लड रिलेशंस के साथ ऐसा कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा तो ये गलत है। सपोज करो हम नाम ले ले ऐश्वर्या राय का और अभिषेक बच्चन का। ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन से 3 साल बड़ी है, तो क्या ओल्डर का यूज करेंगे या एल्डर का यूज करेंगे। अगर आप ब्लड रिलेशन लेके चलते हो तो क्या हम यहाँ पर ओल्डर का यूज करेंगे, वो तो एक ही फैमिली के हैं, गलत हो जाएगा। जहां भी लिखा है ब्लड रिलेशन, हम इस चीज को ब्लड रिलेशन की तरह नहीं पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में ब्लड रिलेशन नहीं होता है, फिर भी हम उसके साथ एल्डर का यूज करते हैं। तो क्या होगा, नेवर यूज इट विथ फैमिली रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस नहीं लिखेंगे, फैमिली रिलेशंस लिखेंगे कि हम इसको फैमिली रिलेशंस के साथ यूज नहीं करते हैं। और फैमिली रिलेशंस के साथ यूज किसको करेंगे, एल्डर को। यूज इट विद फैमिली रिलेशंस। दूसरी बात, ओल्डर का और एल्डर में क्या डिफरेंस होता है जब हम बात करते हैं, क्या हम इसको पर्सन के साथ यूज करेंगे, एनिमल के साथ या थिंग के साथ। ओल्डर की अगर बात करो तो ये यूज्ड होता है पर्सन, एनिमल एंड थिंग, तीनों चीजों के साथ। लेकिन अगर एल्डर की बात करोगे, यूज्ड विथ पर्सन्स ओनली, ये सिर्फ पर्सन के साथ ही यूज होगा। सिमिलरली अगर हम इनकी कंपैरिजन की बात करें तो ओल्डर के साथ फॉलोड बाय दैन, ओल्डर के साथ क्या लगता है, दैन का यूज होता है। बट एल्डर के साथ हम किसका यूज करते हैं, फॉलोड बाय टू, एल्डर के साथ यूज होता है टू का। तो अगर आप इस सेंटेंस में आते हो, राजीव इज ओल्डर टू मी, तो हमने क्या बताया, ओल्डर के बाद टू का यूज होता है, नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, टू के साथ किसका यूज करेंगे, एल्डर का। तो ओल्डर को यहां से हटा के क्या कर देंगे, एल्डर का यूज करेंगे। सपोज करिए एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, माई
ग्रैंडफादर इज द डैश मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ये स्टेटमेंट आपके सामने है, माई ग्रैंडफादर इज द डैश मेंबर ऑफ द सोसाइटी। यहां पर डैश से पहले द लगा हुआ है, तो हम आपको ये बता दें कि यहां पे सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी। अब हम एल्डेस्ट लगाएं या ओल्डेस्ट लगाएं, बताइए जल्दी से। माई ग्रैंडफादर इज द डैश मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ग्रैंडफादर को देखें तो ग्रैंडफादर मेरे फैमिली मेंबर हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना चाहिए, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। लेकिन अगर आगे स्टेटमेंट पढ़े तो हम ग्रैंडफादर को कंपेयर किससे कर रहे हैं, सोसाइटी से, और सोसाइटी हमारी फैमिली नहीं होती है। हाँ, ये एक माइथोलॉजिकल टर्म जरूर है कि सोसाइटी हमारी फैमिली है, लेकिन अभी जाना सोसाइटी में किसी से 10 लाख रुपए मांगना, 10 लाख नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 10 लाख मिलेंगे, है ना। तो वहां पे हम यूज नहीं करते, सोसाइटी को अपनी फैमिली ना मानते हुए हम क्या लिखेंगे, ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो एल्डेस्ट का यूज वहां होगा जहां पर आप फैमिली की बात कर रहे होगे, ओल्डेस्ट का यूज वहां होगा जहां पर हम फैमिली की बात ना करके पर्सन, एनिमल या थिंग की बात करें। अगर एनिमल की बोले तो हम बोले दिस डॉग इज डैश देन दैट, तो क्या होगा, ओल्डर देन दैट। हम बोले दिस बिल्डिंग इज डैश देन दैट, दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट, वहां पर एल्डर का यूज नहीं हो सकता। अब अगला आता है फ्यूअर और लेस में क्या डिफरेंस है। फ्यूअर और लेस में क्या डिफरेंस है। अगर हम इसकी बात करें तो फ्यूअर और लेस, फ्यूअर वहां यूज होता है जहां पर हम किसकी बात करते हैं, नंबर की, जिसका मतलब हो गया काउंटेबल नाउन होगा। और लेस वहां यूज होता है जहां पर क्वांटिटी की बात होती है, जिसका मतलब हो गया अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, तो अगर हम सेंटेंस यहां पे लिखते हैं, वी हैव लेसर वर्कर्स than required here, तब क्या ये सेंटेंस सही होगा, वी हैव लेसर वर्कर्स than required here। या फिर एक स्टेटमेंट और लिखा जाए, she bought no less than 2 kilos of sugar। अब बताइए, वी हैव लेसर वर्कर्स दैन रिक्वायर्ड, यहां हम किसकी बात करें, वर्कर्स की, जो काम करते हैं, कर्मचारी। तो क्या कर्मचारी अनकाउंटेबल है, नहीं, वो काउंटेबल है, तो वहां पे हम लेसर का यूज कर सकते हैं, नहीं। क्या यूज करेंगे, वी हैव फ्यूअर वर्कर्स दैन रिक्वायर्ड हियर। इसी तरह से अगर दूसरे स्टेटमेंट को देखो, शी बॉट नो लेस दैन 2 किलोज ऑफ शुगर, तो 2 किलोज हो गया ना, किलोग्राम। क्या चीनी कभी ऐसे खरीदी जाती है, 1 चीनी 2 चीनी 4 चीनी, नहीं खरीदी जाती ना। चीनी हमेशा कैसे खरीदी जाएगी, किलोज में, मतलब किलोग्राम में। एक मेजरमेंट यूनिट है, ये काउंट नहीं होता। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर लेस का यूज सही मानेंगे। अगर सपोज करो हम यहाँ लेस हटा के फ्यूअर लिख देते, तो शी बॉट नो फ्यूअर दैन 10 किलोज या 2 किलोज ऑफ शुगर, तब ये स्टेटमेंट गलत होता। तब हमें क्या करना पड़ता, इसे हटाकर लेस लगाना पड़ता, तो ये स्टेटमेंट सही होता, शी बॉट नो लेस दैन 2 किलोज ऑफ शुगर। तो जब काउंटेबल आएगा तब आप फ्यूअर का यूज करोगे, जब अनकाउंटेबल आएगा तो लेस का यूज करोगे। अब अगला जो पार्ट है हमारा, उसमें हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट और फोरमोस्ट में क्या डिफरेंस है। जहां फर्स्ट लिखा हो वो क्या मतलब दिखाएगा, और जहां फोरमोस्ट लिखा हो वो क्या मतलब दिखाएगा। कुछ लोग कहते हैं फर्स्ट मतलब पहला और फोरमोस्ट मतलब सबसे पहला। पहला का सबसे पहला क्या मतलब हुआ, क्या दोनों सिनोनिम्स हैं, नहीं, सेम मीनिंग दोनों की नहीं है। क्यों, फर्स्ट की जब बात होती है तो फर्स्ट का मतलब होता है जब हम रैंक की बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं, नंबर 1, तब हम फर्स्ट को यूज करेंगे। लेकिन जब हमें कहना है कि कोई चीज बहुत लीडिंग है या सबसे इंपॉर्टेंट है, तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं फोरमोस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें बोलना है राहुल केम डैश टू द क्लास। क्या हम बोल सकते हैं राहुल केम फोरमोस्ट टू द क्लास, राहुल क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट आया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। राहुल क्लास में सबसे पहले आया, तो यहाँ पोजीशन डिफाइन कर रहे हो, रैंक डिफाइन कर रहे हो, तो हम बोल सकते हैं राहुल केम फर्स्ट
टू द क्लास। ठीक है, अब यहीं पे एक स्टेटमेंट लिखा जाए, मिसेस इंदिरा गांधी was the dash politician of her time। मिसेस इंदिरा गांधी वॉज द डैश पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम। तो वो अपने समय की सबसे पहली पॉलिटिशियन थी? नहीं, वो अपने समय की सबसे लीडिंग पॉलिटिशियन थी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन थी। तो हम क्या लिखेंगे? फोर मोस्ट। अच्छा, सपोज करो हमें LIC के लिए एक स्टेटमेंट लिखना है। LIC इज द डैश कंपनी ऑफ इंश्योरेंस। अब बताइए यहाँ पे हम फर्स्ट लिखें या फोरमोस्ट लिखें? LIC इज द डैश कंपनी ऑफ इंश्योरेंस। तब हम यहाँ पे फर्स्ट भी लिख सकते हैं, फोरमोस्ट भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंश्योरेंस की सबसे पहली कंपनी भी है और सबसे लीडिंग भी है। तो हम क्या लिखेंगे? LIC इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट कंपनी ऑफ इंश्योरेंस। समझ में आ गया? नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, जिसमें हम लिखेंगे नेक्स्ट और नियर को। क्या डिफरेंस होता है नेक्स्ट और नियर में? नियर फार्दर क्या डिफाइन करता है? ज्यादा दूरी को। और नियर क्या बताता है? कि कोई चीज पास में है। तो जब हमें शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी सी दूरी की बात करनी होती है, तब हम नियर का यूज करते हैं। और नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? पैरेलल, मतलब एडजेसेंट, मतलब कि कोई चीज अगर आपके बिल्कुल बगल में है तब हम यूज करते हैं नेक्स्ट का। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स डैश टू माई हाउस। और हम एक और लिख दें, शी लिव्स डैश माई हाउस। तो देखिए इन दोनों सेंटेंस में सिर्फ एक ही चीज है जो डिफर कर रही है। क्या? ब्लैंक के बाद टू का यूज। यहां पर टू का यूज हुआ, यहां टू का यूज नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिख देते हैं ही लिव्स नियर टू माई हाउस। तो सर आप गलत कर रहे हैं। क्या गलती हो गई? कि आप नियर के साथ कभी टू का यूज नहीं करोगे। जहां टू लिखा है वहां पे किसका यूज होगा? नेक्स्ट का। ही लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस, मतलब वो मेरे घर के बगल में रहती है। शी लिव्स डैश माई हाउस, तो आप लिख सकते हो नियर माई हाउस, मतलब वो मेरे घर के पास रहती है। नेक्स्ट टू मतलब बगल, नियर मतलब पास में। अब अगला पॉइंट आता है जिसमें हम लिखेंगे बोथ और ईदर। देखो, सपोज करिए आपके पास कोई दो चीजें हैं। जब आपको दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है तब आप ईदर का यूज करते हो। और जब आपको दोनों ही चीजों की बात करनी होती है तब आप बोथ की बात करते हो। तो बोथ का मतलब क्या हो गया? टू टुगेदर। और ईदर का मतलब वन फ्रॉम द टू। दोनों की साथ में बात करनी होगी तो बोथ, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा तो ईदर। इसका मतलब क्या निकला? कि बोथ और ईदर दोनों ही दो से ज्यादा के लिए यूज नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका टू लिखा हुआ है और यहाँ भी आपका टू लिखा है। तो अगर दो से ज्यादा तीन हो जाता है तो तीन के लिए भी आप बोथ भी यूज नहीं कर सकते और ईदर का भी यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हम बोले ईदर ऑफ द बॉयज विल बी इनवाइटेड। तो मतलब क्या हुआ? दोनों में से कोई एक ही लड़का इनवाइट किया जाएगा। तो यहां क्या हो गया? ईदर के साथ आपने बॉयज जब लगाया तो दोनों में से एक की बात हुई। अब यहीं पे अगर हम लिख दे बोथ द बॉयज विल बी इनवाइटेड, तब यहां क्या हो जाएगा? दोनों की बात करें, दोनों ही लड़के इनवाइट किए जा सकते हैं, लेकिन कभी भी ईदर और बोथ दो से ज्यादा के लिए यूज नहीं होगा। यहां पे हमने टू लिखा नहीं है। क्यों? क्योंकि बोथ और ईदर यूज ही सिर्फ टू के लिए होता है, तो टू लिखना वहां पे जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जिसमें हम डिफरेंस देखेंगे लेटर, लैटर। देखिए लेटर नहीं लिखा है, ये लैटर लिखा है। लेटेस्ट और लास्ट। लेटर, लैटर, लेटेस्ट, लास्ट, क्या डिफरेंस होता है इनमें? अगर हम लेटर की बात करें तो लेटर मतलब टाइम के अनुसार बाद में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? बाद में, लेट इन टाइम।
लैटर का मतलब क्या हुआ? देखो लैटर भी एक ऐसा वर्ड है जैसे बोथ और ईदर दोनों ही दो से ज्यादा के लिए यूज नहीं होते, वैसे ही लैटर भी दो से ज्यादा के लिए यूज नहीं होगा। नॉट यूज्ड फॉर मोर देन टू, ठीक है, दो से ज्यादा के लिए यूज नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, और यूज किसके लिए होता है लैटर का? सेकंड पोजीशन को बताने के लिए, ठीक है। और अगर हम ये बोले कि दो चीजें हैं, ये पहला है ये दूसरा है, बाद वाला लेकिन लैटर, तो बाद वाला हो जाता है आपका लैटर और पहला वाला हो जाता है आपका फॉर्मर, ठीक है, लेकिन दो से ज्यादा के लिए यूज नहीं होगा। लेटेस्ट, मोस्ट रीसेंट, जो बहुत कॉमन वर्ड है, मतलब सबसे नया, और लास्ट मतलब एंड, आखिरी, ठीक है। अगर हमें स्टेटमेंट लिखना है, चलिए हम 4 स्टेटमेंट्स लिखते हैं, आप बताएंगे कि ब्लैंक में क्या आएगा, ठीक है। माई फादर केम डैश दैन आई एक्सपेक्टेड, एक स्टेटमेंट। द डैश पार्ट ऑफ द मूवी वॉज मोर इंटरेस्टिंग। तीसरा, व्हाट इज द डैश न्यूज, ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, बहुत आराम से आप बता लोगे, है ना। और लास्ट है ही स्टूड डैश इन द। देखो क्यू की स्पेलिंग क्या होती है, जनरली हम क्यू की स्पेलिंग क्या लिखते हैं, क्यू यू ई, जो कि गलत है। क्यू की स्पेलिंग होती क्या है, क्यू यू ई, जिसका मतलब क्या होता है, कतार। तो क्यू की स्पेलिंग हो गई क्यू यू ई, जिसका मतलब होता है कतार। अब आपके पास 4 स्टेटमेंट्स और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट में लेटर लगेगा, कौन से में लैटर लगेगा, कौन से में लेटेस्ट लगाएंगे और लास्ट में लास्ट लगाएंगे। जल्दी से। माई फादर केम डैश देन आई एक्सपेक्टेड, मेरे पिता मेरी एक्सपेक्टेशन के भी बाद आए, मतलब उससे भी बाद में, लेटर, है ना। द डैश पार्ट ऑफ द मूवी वॉज मोर इंटरेस्टिंग, मूवी के कितने पार्ट होते हैं, पहला और दूसरा, इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद। तो हमें बोलना है मूवी का बाद वाला पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि क्या लिखेंगे, द लैटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज मोर इंटरेस्टिंग। इसी तरह से व्हाट इज द डैश न्यूज, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज। और लास्ट में क्या है, ही स्टूड डैश इन द क्यू, तो कतार में कोई कहां खड़ा होगा, लास्ट में, तो क्या होगा, ही स्टूड लास्ट इन द क्यू। तो लेटर टाइम के अनुसार बाद, लैटर सेकेंड पोजीशन लेकिन दो से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, लेटेस्ट सबसे नया, और लास्ट एकदम आखिरी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन ओरल और वर्बल। ओरल और वर्बल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, देखो ओरल वहां लिखा जाता है जहां पे चीजें मौखिक होती हैं, सिर्फ बोला गया है, स्पोकन। और रिटन का मतलब क्या हो गया, या वर्बल का मतलब क्या हो गया, इन वर्ड्स। तो अगर हम बोले वर्बल ऑर्डर्स विल नॉट बी ओबेड बाय अस, तो वर्बल ऑर्डर्स विल नॉट बी ओबेड बाय अस का मतलब क्या हो गया, वर्बल मतलब लिखित, ऑर्डर्स हमारे द्वारा नहीं माने जाएंगे। वर्बल ऑर्डर्स नहीं मानोगे या फिर ओरल ऑर्डर्स नहीं मानोगे, ओरल नहीं मानेंगे, है ना। तो यहाँ पे वर्बल हटा के क्या लिख, ओरल लिख देंगे। अगर हम लिखे वर्बल ऑर्डर्स आर अ लीगल प्रूफ, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों, क्योंकि लिखित जो ऑर्डर्स होंगे वही क्या होते हैं, लीगल प्रूफ में माने जाते हैं। तो ओरल मौखिक और वर्बल वर्ड्स में। अगला जो पार्ट है वो है रिलेटेड, बहुत कंफ्यूजिंग जो हमें लगता है, क्या, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, क्या डिफरेंस है इनमें। या फिर अगर हम लिखे फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू, तो सपोज करिए आपके पास 3 ग्लास पानी, हम एक में एडजस्ट कर रहे हैं, सपोज करिए आपके पास 3 ग्लास पानी है, एक में 2% है, एक में 40% पानी है और एक में
90% पानी है, मतलब कि लास्ट वाला भी पूरा भरा नहीं है, लेकिन जितना आपको चाहिए उतना है। ठीक है, अब कहां पर आप लिटिल का यूज करते हो और कहां पर फ्यू का यूज करते हो, तो आइए पहले इसका बीच का डिफरेंस समझते हैं। फ्यू और लिटिल के बीच में क्या डिफरेंस है, तो दोनों का कंक्लूजन एक साथ निकलेगा। लिटिल वहां यूज होता है जहां पे हमें किसकी बात करनी हो, क्वांटिटी की बात करनी हो, और फ्यू वहां यूज होता है जहां पे हमें नंबर की बात करनी हो। डिफरेंस क्या है, देखो सपोज करिए आप 7 माले चढ़कर आए हैं स्टेयर्स से, लिफ्ट से नहीं, 7 फ्लोर्स आप चढ़ के आए हैं स्टेयर्स से, आपको प्यास तो लगेगी, इंसान हो तो, है ना। क्या आपका 2% वाला पानी प्यास बुझा सकता है, नहीं, तो हम इसको कहां डाल देंगे, नेगेटिव में। और यहां क्या लगेगा, पानी है इसलिए लिटिल, मतलब जब एकदम ना के बराबर कोई चीज होती है तब हम लिटिल का यूज करते हैं क्वांटिटी में, और नंबर में हम किसका यूज करेंगे, फ्यू का। अब दूसरा ग्लास में 40% है, क्या वो आपका प्यास बुझा पाएगी, हाँ थोड़ा बहुत, है ना, तो हम इसको कहां रख देंगे, पॉजिटिव में। और ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, उस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, अ लिटिल किसके साथ, क्वांटिटी के साथ, और अ फ्यू किसके साथ, नंबर के साथ। लेकिन इसी तरह से अगर हमें यह लिखना है कि जो लास्ट वाला है पूरा नहीं भरा है लेकिन जितना है वो आपके लिए सफिशिएंट है, तब हम किसका यूज करेंगे, रखेंगे इसको पॉजिटिव में, और यूज किसका करेंगे, द लिटिल का जब बात होगी क्वांटिटी की, और द फ्यू जब बात होगी नंबर की। तो कंक्लूजन क्या निकला, लिटिल और फ्यू कहाँ यूज होते हैं, वहां जहां पर एकदम ना के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या लिखना होगा, नेक्स्ट टू नथिंग, एकदम ना के बराबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है देयर आर डैश हॉलीडेज इन दिस मंथ, तो क्या लिखेंगे। और अगर हमें एक और स्टेटमेंट लिखना है, देयर इज डैश होप ऑफ हिज सक्सेस, तो जल्दी से बताओ कहां कौन से डैश में फ्यू का यूज होगा, कौन से डैश में लिटिल का यूज होगा। अगर पहला स्टेटमेंट देखो, देयर आर डैश हॉलीडेज इन दिस मंथ, तो हॉलीडेज को काउंट किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, और जो काउंट हो सकते हैं वो नंबर में लिखे जाएंगे, और जब ना के बराबर है फ्यू हॉलीडेज इन दिस मंथ, तो मतलब बहुत कम छुट्टियां हैं इस महीने में। और अगर यही हमें लिखना है देयर इज डैश होप ऑफ सक्सेस, तो होप क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। होप को क्या कभी आप देख सकते हो, छू सकते हो, आशा, उसके सक्सेसफुल होने की बहुत कम आशा है, तो आशा देखी नहीं जा सकती, छुई नहीं जा सकती। अगर लड़की होगी तो छू सकते हो, लेकिन देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जैसे यूज हुई है, तो देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस होगा। उसी के आगे अगर हम बढ़े तो अ लिटिल और अ फ्यू में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि हमने बताया ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो कुछ की अगर आप बात करोगे तो क्या लिखेंगे, अ लिटिल या फिर अ फ्यू, तो मतलब क्या हुआ, सम एट लीस्ट। अब हम स्टेटमेंट लिखे, डैश नॉलेज इज अ मस्ट फॉर ऑल, किस चीज की नॉलेज, डैश नॉलेज इज अ मस्ट फॉर ऑल, तो फ्यू नॉलेज, अ फ्यू नॉलेज या लिटिल नॉलेज या अ लिटिल नॉलेज, अ लिटिल नॉलेज इज अ मस्ट फॉर ऑल, थोड़ी सी जानकारी, कुछ जानकारी सबके लिए होना जरूरी है। सिमिलरली अगर हम लिखे, एक पार्टी हुई इसमें कुछ ही लोग आए, ओनली डैश पीपल केम, तो यहां पे नॉलेज काउंट नहीं हो सकती थी इसलिए अ लिटिल लगा दिया, यहां लोग काउंट हो सकते हैं तो क्या लगाएंगे, अ फ्यू, सिर्फ कुछ ही लोग आए थे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे द लिटिल और द फ्यू की बात करें तो द लिटिल और द फ्यू कहता है जो भी है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा कम है, तो जो कुछ भी है जितना भी है उसकी बात करते हैं, वॉट एवर इज देयर। फॉर एग्जाम्पल हमें बोलना है जितना भी पैसा मेरे पास था वो सब मैंने खर्च कर दिया, तो क्या लिखेंगे, आई हैव स्पेंट द money I
हैड। अब आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि मनी को काउंट कर सकते हैं इसलिए हम फ्यू लगा दें, लेकिन मनी, इनकम और सैलरी काउंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि मनी क्या ऐसे काउंट करते हो, 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी? नहीं, आप रुपीस को काउंट करते हैं। एक 1 रुपीस, 2 रुपीस, 3 रुपीस ऐसे काउंट करते हो, है ना? तो आप करेंसी काउंट कर सकते हो लेकिन मनी काउंट नहीं कर सकते। तो मनी क्या हो गया? अनकाउंटेबल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, मतलब जितना भी पैसा मेरे पास था वो सब मैंने खर्च कर दिया है। इसी तरह से अगर हम लिखें द फ्यू पोएम्स दैट ही रोट आर वेरी फेमस, तो क्या मतलब हो गया? द फ्यू पोएम्स दैट ही रोट आर वेरी फेमस, जो कुछ भी पोएम्स उसने लिखी हैं, बहुत सारी नहीं लिखी होंगी लेकिन जितनी भी लिखी है, वॉट एवर इज देयर, जितनी भी लिखी है वो सारी फेमस है। तो पोएम को काउंट करा जा सकता है इसलिए हमने क्या लगा दिया? द फ्यू का यूज किया। तो लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस है? लिटिल क्वांटिटी के साथ, फ्यू नंबर के साथ। लिटिल में लिटिल और फ्यू वहां यूज होते हैं जहां पे एकदम बहुत कम की, बहुत लेस की बात होगी, वेरी लेस। अगर हम बात करें अ फ्यू और अ लिटिल की, तो इसका मतलब क्या होता है? ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो कुछ की बात जब होगी तो अ फ्यू और अ लिटिल, और जब ना बहुत ज्यादा है लेकिन जो कुछ भी है, जितना भी है, सबकी बात करनी होगी, तब उस कंडीशन में हम यूज करेंगे द फ्यू या फिर द लिटिल। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने 11वें कंफ्यूजिंग थिंग की तरफ कि कभी कभी ऐसा हो जाता है स्टेटमेंट में हमें एक से ज्यादा एडजेक्टिव मिल जाते हैं और एक ही चीज के लिए। तो उस कंडीशन में क्या करोगे? क्या होता है? when more than one adjective is given in a sentence, जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव दिया हुआ है तब आप क्या फॉलो करेंगे? एक रूल है SSACNM। मतलब क्या हुआ? जहां पर SS की बात करें तो सबसे पहला S जो होता है वो होता है साइज के लिए, दूसरा होता है शेप के लिए, एज के लिए A और कलर के लिए C, उसी के साथ N होता है नेशनैलिटी के लिए, और लास्ट है M जिसको हम लिखते हैं मटेरियल के लिए। तो अगर किसी भी चीज के लिए उसका साइज भी दे दिया, शेप भी दे दिया, कलर भी दे दिया, एज भी दे दिया, तो उस कंडीशन में आप सबसे पहले साइज लगाओगे, फिर शेप, फिर एज, फिर कलर, फिर नेशनैलिटी और फिर मटेरियल। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे अ 22 ईयर Russian big black round table is kept in the corridor। तो इस सेंटेंस को आप क्या फ्रेम कर सकते हो दोबारा? क्या ये सही लिखा है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम टेबल की बात कर रहे हैं। टेबल के बारे में लिखा है कि टेबल 22 इयर्स की है, रशियन है, बिग है, ब्लैक कलर की है, राउंड है और टेबल है। तो क्या ये एडजेक्टिव सारे टेबल के लिए यूज हुए? एक पर्सन है या एक चीज है? एक चीज है और एक चीज के लिए ढेर सारे एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं। तो क्या लिखेंगे? साइज क्या है बताइए? अ बिग। शेप क्या है? राउंड। एज क्या है? 22 इयर्स। कलर क्या है? ब्लैक। नेशनैलिटी इज रशियन। मटीरियल इज टेबल। इज केप्ट इन द कॉरिडोर। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? अ बिग राउंड 22 इयर्स ब्लैक रशियन टेबल इज केप्ट इन द कॉरिडोर। तो कभी भी एक से ज्यादा अगर एडजेक्टिव आ जाते हैं तो आपको कौन सा रूल यूज करना है? SSACNM। साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी एंड मटीरियल।